बेटा आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की जानकारी लेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने तुम्हें गंगा और सिंधु नदी तंत्र की भी जानकारी दे दी है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी आप लोगों की निकलती कहाँ है ये जानना बेहद जरूरी है। ये आप लोगों का पूरा तिब्बत वाला इलाका है बेटा। इस तिब्बत वाले इलाके से ही आप लोगों की ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक है, यहाँ पर मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील के पास से मानसरोवर झील से नहीं, उसके पास में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमांग युंगडुंग। ठीक है, नाम बहुत थोड़ा सा बोलने में मुश्किल सा है, लेकिन बेटा ध्यान से इसकी स्पेलिंग्स भी देख लीजिए। इसको मैंने इसलिए इंग्लिश में भी लिख दिया साइड में। ठीक है, तो ये आप लोगों की चाइना से बहती हुई भारत में यू टर्न से इंडिया में प्रवेश करती है। जितना लंबा चौड़ा इलाका ये बहकर आ रही है चाइना से, वहाँ पर इसको सांग्यो के नाम से जानते हैं। ठीक, और जब ये यू टर्न करके आपके अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके में जब ये यू टर्न करती है, तो नामचा बरवा वाला इलाका है सारा बेटा। नामचा बरवा से यू टर्न करती है ये और फिर अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है। अरुणाचल प्रदेश में इतना इलाका है अरुणाचल प्रदेश का, ये सारा का सारा आपका पहाड़ी इलाका है बेटा, क्योंकि आपका जो ये अरुणाचल प्रदेश है ये हिमालय की पहाड़ियों में ही स्थित है। ठीक है, तो इतना इलाका ये पहाड़ियों में है। यहीं से बहुत लंबे लंबे गॉर्ज का निर्माण करती है ये नदी। गॉर्ज होता है बेटा दो नदियों के बीच, यानी दो पर्वतों के बीच, पर्वतों को काट काट के जब नदी अपना रास्ता बना लेती है तो उसे बोलते हैं गॉर्ज, और इंग्लिश में बोलते हैं कैनिल। ठीक है, इसके बाद आप लोगों के ये यू टर्न से अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल के बाद ये आती है असम में, असम में से पूरी निकलती हुई बहती हुई आपकी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों की ब्रह्मपुत्र नदी है। अब इस ब्रह्मपुत्र नदी के साथ कौन कौन सी छोटी छोटी इसकी सहायक नदियां वो देखिए। सबसे पहले जब ये आपके अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है तो यहाँ पर आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको दिहांग के नाम से जानते हैं, दिहांग। ठीक है, पहले नाम ही सुन लो, इसकी सहायक नदियां बाद में बताते हैं। ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में जितने इलाके से गुजरती है वहां पर इस ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग बोलते हैं। जब ये असम में प्रवेश कर जाती है, असम में प्रवेश करने से ये आप लोगों की यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। और जब ये बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है तो बांग्लादेश में ये इतने आप लोगों की यहाँ ये जो आपकी आ रही थी ये गंगा नदी आ रही थी, और आप लोगों ने गंगा नदी का भी पढ़ा था कि जैसे ही वो आपके यहाँ बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो जब ये ब्रह्मपुत्र नदी आपकी बहती हुई प्रवेश करती है बांग्लादेश में और ये मिल जाती है जब पद्मा के साथ जब ये मिल जाती है, पहले इसका नाम जमुना है। ठीक है, जब तक नहीं मिलती पद्मा के साथ तब तक जमुना है, और जब वो पद्मा के साथ मिल जाती है तो उसका नाम मेघना पड़ जाता है। मेघना क्यों पड़ता है? क्योंकि मणिपुर से एक सहायक नदी मेघना लास्ट छोर पर आकर इससे मिलती है। तो इसी के आधार पर इसको जब ये डेल्टा बनाते हैं तो उससे पहले इसको मेघना का नाम दे दिया जाता है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में एक सिंपल सा क्वेश्चन तो यही है कि ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग स्थानों पर किस किस नामों से जाना जाता है। तो चाइना में इसको सांग्यो नदी के नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जानते हैं, असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में जब ये एंट्री करती है जब तक ये गंगा यानी पद्मा से नहीं मिली होती तब तक ये जमुना है, और जब ये उसके साथ मिल जाती है तो उसके बाद उसका नाम मेघना पड़ जाता है। ठीक है बेटा, तो इसके नाम आते हैं आप लोगों के 1 मार्क्स में। अब पढ़ते हैं हम लोग इसकी सहायक नदियां। सहायक नदियों में सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा दिवांग नदी है इसकी, जो आप लोगों के अरुणाचल प्रदेश से ही इसके साथ मिलती है। अरुणाचल प्रदेश में 2 सहायक नदियां मिलती हैं, एक दिवांग नदी और एक लोहित नदी। सबसे पहले आप लोगों की यही 2 नदियां जो इसकी सहायक नदियां बनकर आती हैं। इसके बाद जब ये असम में एंट्री कर जाती है तो भूटान से एक नदी आती है, बहुत ज़्यादा पानी तो नहीं है लेकिन फिर भी सहायक नदी के रूप में काम करती है, इसका नाम मानस नदी है। ठीक है, भूटान के क्षेत्रों से बहती हुई आती है, या इसके साथ मिल जाती है। और नेक्स्ट आप लोगों का सिक्किम है भाई, यानी सिक्किम के इलाके से तिस्ता नदी बहती हुई आप लोगों की इस ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। और जब ये बांग्लादेश में पहुंच जाते हैं, गंगा नदी के साथ मिल जाते हैं,
तो लास्ट में ये मेघना नदी जो कि मणिपुर के इलाके से निकलती है, ये भी इसके साथ मिल जाती है। यानी इतने सारी सहायक नदियां और भी सहायक नदियां बेटा ये वो हैं जो मेन है, जिन्हें बार बार क्वेश्चन पूछा जाता ही नहीं, इससे क्वेश्चन पूछा गया हमेशा। तो फिलहाल तो मैं ये सारी बता दी। इसके अलावा जो सहायक नदियां वो नीचे हैं, सुबनासिरी, जिया भरेली, धनश्री, पुथिमाही, पगलादिया, कपिली, और यहाँ पर सबसे भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है ये ब्रह्मपुत्र नदी। उस द्वीप का नाम है मंजली द्वीप। मंजली द्वीप ये जो इलाका है बेहद उपजाऊ इलाका है और यहाँ धान की खेती बेहद बड़ी मात्रा में की जाती है। ठीक है, तो बेटा ये तो आप लोगों का हुआ एक मैप के जरिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब इसका लिखा हुआ देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से हुआ, यानी ग्लेशियर से हुआ। ठीक है, चीन में इसे सांग्यो के नाम से पुकारते हैं। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा के निकट एक गहरे महाखंड यानी बहुत बड़े खड्डे निर्मित कर देते हैं, गोर्ज निर्मित कर लेते हैं। इसका निर्माण करते हुए ये तेज बहाव वाली नदी के रूप में भारत में प्रवेश करती है। क्योंकि बेटा पता तो तुम्हें भी होगा कि जब पर्वतीय इलाकों से कोई बहती हुई नदी आपके मैदानी इलाकों में, क्यों अगर आपके असम में आकर वो मैदानी इलाकों में पहुंच जाती है तो उसका बहाव बहुत तेज होता है। ठीक है, तो बहुत तेज बहाव वाली नदी के रूप में ये भारत में प्रवेश करती है। दक्षिणी पश्चिमी दिशा में बहते हुए इसकी प्रमुख सहायक नदियां दिबांग और लोहित हैं, यानी जो स्टार्टिंग में मिलती हैं अरुणाचल प्रदेश में। इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को। ओके, इसके बाद है असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से ही जाना जाता है, यानी असम में केवल इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। असम से बहते हुए यह बांग्लादेश में चली जाती है, वहीं से जमुना का नाम दिया गया है। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी जब तक बांग्लादेश में पहुंचती है तब तक बहुत सारी सहायक नदियां जो इसके साथ मिल चुकी होती हैं। ये वही नदियां हैं बेटा जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैप पे बताई थी, दिबांग, लोहित, मानस, तिस्ता, सुबनासिरी, जिया भरेली, पुथिमाही, पागलादिया और कपिली। ठीक है, इसके बाद बेटा यह ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जब पद्मा, यानी पद्मा गंगा का ही नाम है जो बांग्लादेशियों ने उसे दे रखा है, पद्मा के साथ मिल जाती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। यानी कि जमुना को मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और फिर यह सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती है। यह तंत्र भारत के सबसे बड़े नदी द्वीप का भी निर्माण करती है, जैसे मंजुली द्वीप है। उपजाऊ होने के कारण यह धान की खेती बहुत अच्छी होती है। बेटा ये तो था तुम्हारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, इसके बाद हम शुरू करते हैं प्रायद्वीप अपवाह तंत्र। प्रायद्वीप कौन सा है? इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। ठीक है, ये है तुम्हारा प्रायद्वीप। इधर की तरफ आप लोगों का ये जो हिस्सा है, यहाँ है बेटा तुम्हारा अरब सागर। ठीक है, यहाँ अरब सागर है और यहाँ तुम्हारी बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रायद्वीप अपवाह तंत्र में यानी जो आप लोगों के कुछ ऐसी नदियां हैं जो प्रायद्वीप के अरब सागर में गिरती हैं और कुछ ऐसी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो जो प्रायद्वीप अपवाह तंत्र है, अब हम इसकी पहले विशेषताएं पढ़ेंगे, फिर इनको अलग अलग करके पढ़ने का काम करेंगे। जैसे भारतीय प्रायद्वीप में बहुत सारी नदियां प्रवाहित होती हैं। मैदानी भाग की नदियों की अपेक्षा प्रायद्वीप भारत की नदियां आकार में छोटी होती हैं। आकार में छोटी इसलिए होती है बेटा क्योंकि ये किसी ग्लेशियर से नहीं निकलती बल्कि बारिश पर निर्भर रहती हैं, इसीलिए हम इन्हें मौसमी नदियां भी बोलते हैं। यहाँ की नदियां अधिकांशतः मौसमी हैं और बारिश पर ही आश्रित है। वर्षा ऋतु में इन नदियों के जल स्तर में वृद्धि हो जाती है क्योंकि जब बारिश होती है जल स्तर केवल तभी बढ़ता है, पर शुष्क ऋतु में यानी गर्मियां जब आ जाती हैं तो इनका जल स्तर काफी कम हो जाता है, यानी बेहद कम हो जाता है इनमें पानी, क्योंकि उस पानी का लेवल गर्मी आते आते कम हो जाता है। बारिश तो आनी बंद हो जाती है। ठीक है, बारिश रहती है, इतने नदियां भरी चलती हैं। जैसे ही बारिश खत्म होती है और आप लोगों की गर्मियां आनी शुरू होती हैं तो जल स्तर धीरे धीरे करके कम होता चला जाता है। इस क्षेत्र की नदियां कम गहरी हैं। अब पानी ही कम रहता है तो गहराई भी कम है, परंतु इन नदियों की घाटियां बड़ी चौड़ी चौड़ी, यानी जहां से ये गुजरती हैं वहां पर घाटियां बड़ी चौड़ी चौड़ी निर्मित करती हैं
और अपर्दन भी कम करती है। अपर्दन वहां ज्यादा होता है बेटा जब तेज बहाव होता है, पानी बहुत ज्यादा होता है। इनमें पानी बहुत ज्यादा है नहीं और तेज बहाव वाली वैसे भी नहीं है, इसीलिए इनका जो अपर्दन है, अपर्दन की क्रिया है वो काफी कम पाई जाती है। कुछ नदियां अरब सागर में गिरती हैं यहाँ, ठीक है, कुछ नदियां अरब सागर में गिरती हैं और कुछ नदियां गंगा तथा यमुना नदी में जाकर मिल जाती हैं, ठीक है। कुछ नदियां यहाँ हैं, कुछ आप लोगों की गंगा की भी सहायक नदी बन जाती है, जो आप लोगों को पहले गंगा नदी तंत्र में कराया था। ये नदियां दो भागों में विभक्त होती है, अरब सागर में गिरने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अब जो ये आप लोगों की नदियां बेटा, ये छोटी छोटी नदियां हैं, कुछ छोटी कह लो, कुछ बहुत बड़ी कह लो, लेकिन हद से ज्यादा पानी वाली इनमें से कोई नहीं है, छोड़ के एक गोदावरी को। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अरब सागर में कौन कौन सी गिरती है, यानी इधर की तरफ जो गिरने वाली हैं वो है भादर, शतरंजी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, जवारी, शरावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपूजा। बंगाल की खाड़ी में यानी इधर की तरफ गिरने वाली हैं ताम्रपर्णी, वैगाई, कावेरी, पेन्नार, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी, स्वर्णरेखा, दामोदर और हुगली, ठीक है। अब ये जितनी भी मैंने आप लोगों को दिखाई हैं, अब मैं इनका इसी के बाद आप लोगों को मैप दिखाने का काम करूंगी, ठीक है बेटा। अब इसमें बेटा आप लोग ये नदियां देखिए, ये हैं आप लोगों की अरब सागर वाली, ठीक है। अरब सागर में जो गिरती हैं वो सारी यही नदियां हैं, ठीक है। इन सारी नदियों के बारे में ही जानकारी लेंगे। जैसे कि भादर है, ठीक है, आप लोगों को नजर आ रही होगी बेटा ये भादर, जो भादर आप लोगों को नजर आ रही है, इस भादर में आप लोगों को ये नजर आया गुजरात में, ठीक है। भादर हुआ गुजरात से, शतरंजी भी गुजरात से, साबरमती आप लोगों की एमपी से आती है, ठीक है। माही ये तकरीबन मेरे हिसाब से जो तापी तक है, यानी यहाँ से लेकर आप लोगों की यहाँ तक, ये सारी तकरीबन गुजरात की ही सारी नदियां हैं, छोटी और बड़ी दोनों, ठीक है। अब इसमें आप लोगों की नीचे पहुंचो बेटा, मांडवी, जवारी, ये जो मांडवी है, जवारी है, ये आप लोगों की गोवा और इसके बाद कर्नाटक में पहुंच गए हैं। जवारी, शरावती, गंगावेली ये आप लोगों की कर्नाटक से है। पेरियार और भरतपूजा ये आप लोगों की इसमें केरल से निकलती हैं। तो मेरे हिसाब से बेटा ये सारी की सारी नदियाँ आप लोग मैप में भरने के लायक भी हो जाओगे जब इतना सब कुछ दिख गया तो आप लोगों को। और इसके बाद ये तो है, यानी ये वाला हिस्सा है हमारा, ये वाला हिस्सा हमारा अरब सागर वाला है, ठीक है। ये जरूर याद रखना बेटा कि ये हमारा अरब सागर है, अरब सागर में गिरने वाली यही नदियां हैं, ठीक। और अब हमारा जो सेकंड पोर्शन होगा वो सेकंड पोर्शन है ये बंगाल की खाड़ी वाला, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी वाला हिस्सा है बेटा। अगर मैं कहूँ कि बंगाल की खाड़ी कहाँ है तो ये आप लोगों की बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, यानी बे ऑफ बंगाल जिसको आप लोग बोलते हो, ओके। जो बे ऑफ बंगाल है या बंगाल की खाड़ी है उसमें गिरने वाली ये सारी नदियां हैं। इन सारी नदियों में अगर बात कही जाए तो ताम्रपर्णी, वैगाई, कावेरी, पेन्नार और यहाँ तक कि यानी तकरीबन पेन्नार, कावेरी, वैगाई और ताम्रपर्णी ये चारों की चारों आप लोगों की तमिलनाडु की हैं, ठीक है। ये चारों की चारों आप लोगों की तमिलनाडु की नदियां हैं। इसके बाद कृष्णा आप लोगों के आंध्र प्रदेश से गुजरती है, गोदावरी गुजरती है, ठीक है। ये दोनों की दोनों नदियां जो है आप लोगों की, ये दोनों नदियां आंध्र प्रदेश में से होकर गुजरती हैं, ठीक है। इसके बाद महानदी है बेटा, महानदी आप लोगों का ब्राह्मणी है, ठीक। महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी, ध्यान दो वैतरणी बिल्कुल लास्ट छोर पर है, ये दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। वैतरणी ये आप लोगों की उड़ीसा की हैं, 1, 2 और 3 ये तीनों आप लोगों की उड़ीसा की नदियां हैं। इसके बाद सुवर्णरेखा, कहने को तो बेटा जो 12th क्लास है उसमें इसी सुवर्णरेखा को सुवर्णरेखा के नाम से नाम दिया गया है। सुवर्णरेखा हुआ, दामोदर हुआ, हुगली हुआ, ये पश्चिम बंगाल की नदियां हैं, ठीक है। तो ये सारी नदियां आपकी बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ओके।
मेरे हिसाब से बेटा आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि मैम कोई दिक्कत है तो प्लीज़ बेटा आप लोग पर्सनली कॉल करके भी मुझसे ये चीज़ें पूछ सकते हो। और मैप जरूर भरना बेटा, अपने हाथों से नहीं भरोगे तो बिल्कुल भी भरना कभी भी नहीं आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।